ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री जेईई मेंस मॉड्यूल। कोई भी डाउट होगा तो तुम बताना। मैं पहले हो सकता है नंबरिंग लिख लूँ या जैसे भी हो, बस ऑर्डर तुम बताना है। क्वेश्चन नंबर तुम्हें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 3। 4 4 का बी 4 ठीक है, के बाद 5, 6 5 6 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास का क्वेश्चन याद करो। व्हाट शुड बी द सम ऑफ लेंथ ऑफ द एल्युमिनियम एंड स्टील रॉड इतना और टेम्परेचर डिफरेंस इन लेंथ इज इतना। याद आ रहा है? अरे जिसमें प्रूफ नहीं किया था कि L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, L1 माइनस L2 बराबर आया था 4। याद आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सर 5 अबे 5 ही तो बता रहा हूँ। 6 6 6 6 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या स्टील टेप इज करेक्टली, अच्छा ऊपर के दोनों क्वेश्चन भी बताता हूँ मैं। स्टील टेप इज करेक्टली कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। परसेंटेज एरर पूछ रहा है नंबर 6 पे, कुछ इसमें भी नहीं है। A steel tape is correctly calibrated 20 degree centigrade and used to measure the length of the table। एक टेबल है, मान इस टेबल का लेंथ तुम मेजर करने जा रहे हो। इसका लेंथ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सपोज करो L0 लेंथ है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कितना लेंथ हो जाएगा ना बढ़ के, ये हो जाएगा L0 ब्रैकेट अच्छा में ये सर क्या, समझ गया, हो जाएगा। ये फाइनल लेंथ आ जाएगा। फिर इसमें से इसको घटा देना, डिफरेंस आ जाएगा। इनिशियल लेंथ से डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 10 क्वेश्चन 10 नंबर 10 10 10। अच्छा 10 में क्या है ना कि एक में हॉलो ईयर भरा पड़ा है और एक में वैक्यूम है। तो देखो क्या हुआ, चाहे शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, अगर एक ही मटेरियल का है तो जितना टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे अगर उतना ही इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो दोनों का रेडियस, जितना रेडियस इसका बढ़ेगा उतना ही रेडियस इसका भी बढ़ेगा, एकदम सेम बढ़ेगा। आप फॉर्मूला लगेगा आर बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एकदम सेम बनेगा तो इसका उतना इसका, लेकिन इसके अंदर वैक्यूम होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। तो सेकेंड पार्ट में तो दोनों का रेडियस सेम बढ़ेगा, लेकिन जो पहला पार्ट है ना इसमें इसके अंदर एयर भरा पड़ा है। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अंदर का एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर भी तो धक्का मारने लगेगा ऐसे मेटल के सरफेस को। तो सेल के अंदर मेटल को जब धक्का मारना शुरू कर देगा मेटल और एक्सपेंड हो जाएगा और एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब सेल में ज्यादा एक्सपेंशन होगा कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर इफ inside cell there is air, because when temperature of air increases the air pressure increases, and because of air pressure increase air applied extra force on the surface of a hollow cell and cell will extend by extra length due to increase in pressure of air। बात समझ में आ रहा है? और अगर ये एयर नहीं होता तो अलग से प्रेशर का फोर्स नहीं आता, तो थर्मल एक्सपेंशन से जो एक्सपेंशन होता वो चाहे इसका हो चाहे इसका हो सेम होगा अगर मटेरियल सेम है तो। बात समझ में आई? इस श्रेयांश समझ में आया? हाँ सर। अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, किसी को भी डाउट हो स्टिल पूछना जरूर। वैसे नहीं तुमको समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा इसका पार्ट 2 भी कहा था क्या? हाँ यस सर। कहा था ना अभी।
हाँ तब तक हाँ सर, हाँ सर। ऊपर क्वेश्चन बता। क्वेश्चन कह रहा है सर इसमें बस ये पूछना था कि हम लोग फ्रिक्शन को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? किस केस में? सर थर्ड में। अभी रुको, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की फोर्थ में थर्ड में, थर्ड में। कह रहा कॉपर क्यूब ऑफ मास इतना स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री कॉन्स्टेंट स्पीड, assuming that at any loss in mechanical energy goes into the copper block as a thermal energy. Find the increase in temperature of the block is slide to the इतना। ठीक है, सही तो है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन का वर्डन ही हीट लॉस कर रहा है ना। यस सर। हाँ, तो फ्रिक्शन का वर्डन एम जी साइन थीटा के वर्डन के बराबर होगा ना, अगर ये ब्लॉक, अच्छा सर, समझ ठीक। गए? हाँ। एम जी साइन थीटा का वर्डन फ्रिक्शन के वर्डन के बराबर होगा, ठीक है। और एम जी साइन, यस सर। एम जी के वर्क से ना टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, फ्रिक्शन के वर्क से टेम्परेचर बढ़ता है। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, वर्क निकाल लो, उसी को एम एस डेल्टा टी के बराबर कर दो। अब फ्रिक्शन का वर्डन बेसिकली बराबर होगा एम जी के वर्डन के। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो सपोज करो किसी स्टूडेंट को, ठीक है, श्रेयान को ही मान लो मैंने छत से नीचे फेंक दिया, तो श्रेयान हवा में रहेगा, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं, नहीं बढ़ेगा। तो एम जी सर की वजह फीवर से, आके चक्कर आ जाएगा। सुनो ना यार, एम जी की वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, एम जी की वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है जैसे कि है ना, हाथ है मेरा, हाथ कैसे रगड़ो, देखो हाथ गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि फ्रिक्शन है बीच में, फ्रिक्शन की वर्कडन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये नहीं कि मेरा हाथ ऐसे ऐसे नीचे को आ रहा था तुमको नहीं टेम्परेचर बढ़ रहा, क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? यस सर। क्वेश्चन नंबर, देख लो वीडियो निगेटिव जैसा आ रहा है, जैसी वीडियो पसंद नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर में कह रहा है कि अ पैडल व्हील इज कनेक्टेड विद द ब्लॉक of mass 10 kg shown in the figure. The wheel is completely immersed in a liquid and heat capacity is इतना। लिक्विड की हीट कैपेसिटी दी गई है। अच्छा, हीट कैपेसिटी ना एमएस होता है, एमएस की वैल्यू। द कंटेनर इज एडियाबेटर, ये एडियाबेटर है, मतलब बाहर कोई हीट जाएगा नहीं। फॉर द टाइम इंटरवल इन विच द ब्लॉक गोज डाउन 1 मीटर स्लोली कैलकुलेटेड, जब ये 1 मीटर स्लोली नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब एमजी का जो वर्डन होगा, ठीक है, वो वर्कडन जब कैंडिडेट को नहीं बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, तो वही तो वर्कडन इस पंखे के पास जा रहा है, और पंखे से कहाँ चला जा रहा है? इस पानी में चला जा रहा है। वर्कडन बाय ऑल फोर्सेस, एमजी का वर्डन एमजी के कैंडिडेट नहीं बढ़ा रहा है, और इस फैन की भी कैंडिडेट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे को जा रहा है। एमजी का जो वर्डन है वो कहाँ जा रहा है? इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहा है बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सपोज करो श्रेयान तो मैंने 2 रुपया दिया और श्रेयान ने 2 रुपया नहीं दिया, अभी को दे दिया। ये श्रेयान है, ये मैंने 2 रुपया दिया, इसने अभी को दे दिया। अभी ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं भी नहीं रखूंगा, तो उसने उठा के पानी में फेंक दिया, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। मास ब्लॉक का 10 kg, तो कितना वार्डन हुआ यहाँ पे? एम जी एच, एम जी एच, एच कितना है? 1 मीटर, कितना वार्डन होगा? तो वार्डन ऑन द लिक्विड, लिक्विड में कितना वार्डन होगा? इतना ही वार्डन होगा। पंखे ने, पंखे ने जो ट्रांसफर किया हीट, इस समीकरण में क्या कर रहा हूँ, देखो ट्रांसफर कैसे होगा। ये एम जी है, ये टेंशन है, एम जी प्लस वर्क करेगा, टेंशन नेगेटिव वर्क करेगा, तो जितना एम जी प्लस करेगा उतना टेंशन नेगेटिव करेगा। और यहाँ पे टी देखो ऊपर की ओर बनेगा, पंखा ऐसे घूमेगा ना, पंखा ऊपर की ओर घूमना चाहता है और टेंशन ऊपर की ओर है, तो टेंशन पॉजिटिव वर्क करेगा, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की ओर है, ये टेंशन पॉजिटिव वर्क करेगा। तो पंखा का कैटेगरी बढ़नी चाहिए लेकिन नहीं बढ़ी, तो क्या हुआ? ये जब पानी है, पानी उल्टा धक्का मार रहा है, उल्टा धक्का मार रहा है, तो पानी का वर्डन निगेटिव आ गया, पंखे ने पानी को ट्रांसफर कर दिया, ये बराबर ही डेसिपेटेड टू द लिक्विड, इतना ही डेसिपेट होगा, ऑफ कोर्स इतना ही डेसिपेट होगा लिक्विड को, पंखा इतना हीट उसको देगा। राइज इन टेम्परेचर लिक्विड, जो हीट आया है उसी को क्या कर दोगे, एम एस डेल्टा टी करोगे, तो एम एस की वैल्यू इतनी है 4000 डेल्टा टी।
ठीक है, सर इसका सेकंड का 0 दे रखा है मुझे। चुप रहो, ऐसे कैसे? अच्छा, समझ गया, ठीक है, गुड, 0, ये ठीक है। और यही वर्क बेसिकली इसको मिलेगा, पानी को। हीट पता है क्यों 0 दिया है? हीट जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डेवलप होता है, हीट ट्रांसफर होता है। तो पंखे और पानी में कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, हीट ट्रांसफर 0 कह रहा है, इसलिए 0 कह रहा है। और लेकिन लिक्विड को हीट मिल रही है, ये वर्डन ऑन द लिक्विड कर रहा है ना, लिक्विड को कितनी एनर्जी मिली? लिक्विड को एनर्जी इतने के बराबर मिली, और यही एनर्जी वर्डन एमएस डेल्टा के बराबर हो जाएगा, एमएस डेल्टा टी। तो वर्डन ये वाला उठा के यहाँ पर 100 है ना, और एमएस की वैल्यू दी गई है 4000 इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर का इंक्रीज है, हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर और नेग्लिजिबल। मतलब एनर्जी देने के दो तरीके हैं, एनर्जी देने के दो तरीके हैं, एक है हीट, एक है टेम्परेचर डिफरेंस से दो, और एक वर्क करके दो। समझ सकते हो कैसे? देखो बताता हूँ। यही है जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा दो, बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा दो, तो उधर से हीट मेरे बॉडी के अंदर आएगी। दूसरा तरीका क्या, अपने हाथ रगड़ रहा था, तभी तो मैं गर्म हो रहा था, तो मैं अब वर्क कर रहा हूँ, मुझे हीट मिल रही है। तो जो पैडल ने पानी पे वर्क किया ना, जो पैडल ने पानी पे वर्क किया, वही वर्क ने पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हेलो, नहीं समझ में आया? अबे नहीं समझ में आया, अभी तुम्हें समझ में आया? यस सर। सिद्धार्थ तुमको? सिद्धार्थ, लगता है उसको नहीं आया। सिद्धार्थ तुम्हें समझ में नहीं आया? हेलो, यस सर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सर एक सेकेंड, सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, सर 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 1 सेकेंड, इसे बंद कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 20 ग्राम आइस at 10 degree centigrade mix with the 10 ग्राम 20 ग्राम ice minus 10 degree mix with the gram of steam, minimum value of m, so that finally all ice and steam converted into water. 20 ग्राम आइस है, आइस है, कह रहा है इसमें m ग्राम स्टीम मिला दिया, m ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मिला दिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ m, so that finally all ice and steam converted into water. इस m की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि सबके सब वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देखो अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि वाटर चाहिए, हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करें
तो m की वैल्यू कम आएगी कि मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करूंगा तब m की वैल्यू कम आएगी, बताओ। इसका रेंज बना लो, अभी समझ में आएगा। रेंज पहले बनाओ सब। -10 to 0, फिर 0, फिर 0 to 100, फिर 100। m ग्राम तो यहाँ पे है, m ग्राम तो यहाँ पे है, और ये 20 ग्राम यहाँ पे है। तो मुझे बताओ m की वैल्यू कम से कम चाहिए, कम से कम लेना है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आना चाहिए? इक्विलिब्रियम इस 0 पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, कि यहाँ पे आना चाहिए? इस 100 पे आना चाहिए, ताकि m कम से कम लगेगा। बताओगे? अच्छा, अगर स्टीम कम से कम होता, एकदम कम से कम स्टीम होता, तो जो फाइनल वाटर बनता उसका टेम्परेचर कम होता कि ज्यादा होता? अगर स्टीम का मास बहुत कम होता तो जो फाइनल वाटर बनता उसका टेम्परेचर कम होता कि ज्यादा होता? कम होता। कम होता। टेम्परेचर कम होता। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है कि m ग्राम स्टीम को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक लेके जाओ। इक्विलिब्रियम पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनने है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फाइनली मुझे वाटर में बदलना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बदलना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करोगे ना, उस केस में m कम से कम लगेगा। और अगर तुम 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करोगे 100 के, तो फिर तुम्हें ज्यादा स्टीम देना पड़ेगा ना। बहुत गर्म है स्टीम यार, अभी घर में गर्म रह गया। ज्यादा मास है स्टीम का ना, तो घर में गर्म रह जाएगा। और अगर मास कम होगा स्टीम का, तो अरे यार ये तो बड़ा ठंडा हो गया, तो कम स्टीम तुम लिए थे। अब लगाओ यहाँ पे ml, m इंटू एल कितना होता है? 540। इसका m अब यही चल रहा है ना, अब यही चलेगा, अब यही हीट देगा। s 1 होता है इसमें, टेम्परेचर डिफरेंस 100। अब यहाँ पे m कितना इसका? 20, mst, s होता है 1/2, टेम्परेचर 10। और यहाँ पे आइस है ना, आइस को वाटर में बदलना पड़ेगा। m इंटू, अब इक्वेट कर दो पूरी इक्वेशन को। हीट टेकन, हीट गिवन, यहाँ से आएगा 100 प्लस 800 बराबर ये 100 m, ये 540। 100 m और 540 m, ये है 900। सर एक बार जरा बता दिए 0 से 100 हो जाएगा स्टीम में, वो मैं सुन नहीं पाया था। स्टीम में 0 से 100 क्यों जाएगा? मतलब सर आपने 0 से 100 का अंडर में क्यों लिखा है? समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कर। सर मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। ये तो मतलब जो ऊपर आपने कॉलम्स बनाए सारे, हाँ। उसमें पहला वाला है -10 से लेके 0 तक का, हाँ। फिर उस पर चेंज है, उसके बाद फिर ये सर किसका है? 0 to 100 है ना, फिर टेम्परेचर जो है 0 to 100 क्यों देख रहे हैं? -10 और 100 का वेपर है ना, हाँ तो रेंज क्या बनेगा? -10 to 0, 0 to 100 और 100, ओके। तो 90/64 आंसर आएगा। 90/64 ये कहाँ पे है? कहीं नहीं है। सर वो 0 to 100 नहीं जाएगा, क्योंकि हमको क्या इतना जानना है कितना मास चेंज हो पाएगा, कि कितना मास ऑफ आइस, कितना मास ऑफ स्टीम इतनी हीट दे पाएगा कि इतनी आइस मेल्ट होकर 10 से 0 आ जाए फिर मेल्ट हो जाए। अरे 64 का आधा क्या होता है? क्या? क्वेश्चन गलत हो रहा है क्या? अरे क्या कह रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ जो 0 से लेके 100 तक हुआ है ना टेम्परेचर चेंज, हाँ। उसको शायद इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को केवल इतना बताना है कि अच्छा इतना रुको, मास दिन होगा कि उससे इतनी हीट रिलीज हो ताकि ये आइस मेल्ट कैलकुलेशन हो हमने जाए। गलत कर दिया। देखो ये है
ये 800, ये 100, 900 बनेगा, और यहाँ 100 m नहीं आएगा, तो सही तो था जी, 64 ही तो आ रहा था, 100 m और MST ml, 64 बनना चाहिए। एक बार बताता हूँ तुम्हें, ये बनेगा 45/32 ना, 45/32, 45 ये गलत था। अब तुम क्या करो, तुम्हें बता। सर मैं कह रहा था कि जैसे हम लोग को क्या निकालना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ आइस, ताकि मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ स्टीम, ताकि पूरा जो आइस का मास है वो पहले -10 डिग्री से 0 डिग्री पे है, फिर 0 डिग्री से स्टेट चेंज हो जाए। तो 100 से लेके 0 डिग्री वाला तो टर्म हम लोग को नहीं लेना चाहिए ना नहीं, क्यों नहीं लेंगे, सर, उसका भी क्योंकि तो हम लोग को केवल मिक्सर है कितना ना, मास, मिक्सर का टेम्परेचर पूछ रहा है। फाइनली सर ऑल टेम्परेचर नहीं आइस पूछ रहे, वो एंड केवल स्टीम, मास पूछ रहा है। पढ़ो लिखो, फाइनली ऑल आइस एंड स्टीम लिख रहा है। हाँ तो सर लिखा है ना, फाइनली ऑल आइस एंड स्टीम कन्वर्ट्स टू वाटर, बस वहां पर रुक जाना, और आगे कहाँ लिखा है इसमें, उसमें m की वैल्यू पूछी है कि कितना मास ऑफ आइस रहे कि पूरा अपना आइस -10 से 0 डिग्री जाए, फिर 0 डिग्री से स्टेट चेंज होके उसमें आ जाए वाटर में। हाँ तो ठीक है, तो इतना तुम्हें चाहिए ना, तो तुम्हें 900 के बराबर एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ कितनी एनर्जी हाँ वो चाहिए, चाहिए। चाहिए। हाँ सर, लेकिन दूसरे साइड ये नहीं होना चाहिए ना, 640 या 540 होना ये चाहिए एनर्जी मेरे कहाँ ख्याल से से। मिलेगी, बताओ मुझे। तो ये एनर्जी उससे मिलेगी जो अपनी जो है वेपर बनेगी, वेपर स्टीम, वेपर जब वाटर में कन्वर्ट होगी तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो आएगी। तो जब ये कन्वर्ट होगी तो तुम मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पे अगर ये इक्विलिब्रियम इससे में उसने सुनो तो बात पहले की 2 ना, मिनट शांत रहो। ओके। ये जो वेपर जब वेपर वाटर में कन्वर्ट होगी 100 डिग्री का, ये 540 की एनर्जी देगी। अब बताओ ये यहाँ से जो मास आएगा वो ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा आएगा ना, जबकि इससे मास कम आ रहा है। अगर इक्विलिब्रियम जो होगा उसमें तो पूरा पूरा, ओके 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 समझ गया। तो इक्विलिब्रियम में गॉट पूरा इट। पूरा मास 0 डिग्री से वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर हम्म। दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आंसर इज 45/32 ग्राम, ठीक है, गलत दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, किसी को डाउट होगा तो बताना जरूर। A steel scale is prepared to such that the millimeter interval are to accurate at इतना, अच्छा इतने टेम्परेचर तक एक्यूरेट है। The maximum temperature variation, the temperature calibrating during the reading of the millimeter mark। अच्छा तो तुम ये बताओ मुझे, यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिलीमीटर का स्केल है, ये मार्क है, ऐसे ऐसे मार्क है, तो ये 0 mm, ये 1 mm, ये 2 mm, ये 3 mm, ये 4 mm, ऐसे बढ़ रहा है, ये 5 mm बढ़ रहा है। अब जब तुम टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो बीच का गैप बढ़ेगा, इस बीच का गैप बढ़ेगा, इस बीच का गैप किसी भी हाल में इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये तुम्हारा स्केल ही बेकार हो जाएगा। भाई हर दो के बीच का गैप अगर ज्यादा बढ़ने लगे इनके बीच का गैप अगर खूब बढ़ने लगे इनके बीच का गैप, ठीक है, तो क्या स्केल यूज करना चाहोगे श्रेयान तुम? क्या सर? अगर इन स्केल में इन जो मार्क है इनके बीच का गैप अगर खूब बढ़ जाए, यूज करना चाहूंगा। नहीं यूज करना चाहो, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टेम्परेचर खूब बढ़ा दोगे तो बीच का गैप बहुत बढ़ जाएगा, यूज करना नहीं चाहोगे, बेकार हो जाएगा तुम्हारे लिए। कह रहा है कि इनके बीच का गैप कहाँ तक कितना बढ़ जाए तो तुम मानोगे हाँ ठीक है चलो यूज कर लेते हैं, काम चल जाए, चलो काम चल जाएगा, वो इतना है। मतलब इन दो मार्क के बीच का गैप किसी भी हाल में इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा इंक्रीज हो गया तो तुम्हारे लिए मार्कर बेकार है। क्वेश्चन में कह रहा है कितना टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे, ठीक है, कि यहां तक बढ़ पाए, बस उसी टेम्परेचर तक तुम इस स्केल का यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये स्केल बेकार है तुम्हारे लिए। इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा, इंक्रीज की जगह पे ये रख दो, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और एल की जगह पे 1 mm है, ये भी mm में है, और एक यूनिट ना किसी भी हाल में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक यूनिट, इनिशियल लेंथ L1 लिखेंगे, इंक्रीज इतना, अल्फा कितना है 12 इंटू 10⁻⁻, डेल्टा टी टेम्परेचर, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया?
अरे समझ में आया अभी? यस सर। ओके, इसके बाद मैंने इसका पार्ट 2 भी दिया था, एक्सरसाइज 2। नो सर।